Okay, so we move on to our discussion of income effect and substitution effect. हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके लॉ ऑफ डिमांड के रीजनिंग को समझेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिससे हमारे थोड़े फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आसानी से हो जाएगी। समझो ऐसा है कि एक दुकान पे 3 आइटम्स मिलते हैं, एक चाय, एक कॉफी और एक प्रीमियम कॉफी, अच्छे दर्जे की कॉफी। सो देयर आर 3 आइटम्स, टी, कॉफी एंड प्रीमियम कॉफी, 3 चीजें मिलती है, जिसमें से हमने 2 लोगों को लिया है, एक रोहन और एक राज। जो राज है वो 10 रुपए की चाय खरीदता है फ्रॉम द स्टॉल एंड जो रोहन है वो 10 रुपए की कॉफी खरीदता है। रोहन लव्स कॉफी, उसे कॉफी बहुत पसंद है। हमारे लिए जो क्राइटेरिया है या फिर जो कॉमोडिटी है वो कॉफी है। हमारा एंगल, जिसके एंगल से हम पूरी स्टडी करने वाले हैं, वो कॉफी है, यानी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कॉमोडिटी एक्स इज कॉफी फॉर अस। एंड जो ये टी है वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, यानी हमारा राइवल है। और जो प्रीमियम कॉफी है वो हमारे कंपैरिजन में हमारा सुपीरियर गुड्स है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं प्रीमियम कॉफी और कॉफी में प्रीमियम कॉफी थोड़ा से नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं और कॉफी कंपैरेटिवली रिलेटिवली इंफीरियर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो रोहन है उसके पास 40 ही रुपए हैं, ओनली 40 रुपीज। दिन का उसका 40 रुपए का बजट है, जिसमें वो दिन में 4 टाइम कॉफी पीता है। 10 रुपए की 4 बार कॉफी, यानी 40 रुपए का खर्चा करता है। दुकान पे से कोई भी प्रीमियम कॉफी नहीं खरीदता, क्योंकि वो 11 रुपए की आती है, थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए कोई परचेज नहीं करता हमारे एग्जांपल में। और जो राज है वो 10 रुपए की चाय खरीदता है। राज जैसे और भी लोग हैं जो चाय खरीदते हैं, इसलिए क्वांटिटी काफी ज्यादा है, और भी लोग चाय खरीदते होंगे। इस तरीके से रोहन, जो हमारी कॉमोडिटी है कॉफी, उस पे 40 रुपए का खर्चा करता है, उसके दिन का बजट, और 4 कॉफी कंज्यूम करता है। He loves to consume कॉफी, की मुझे कॉफी पीनी है, 4, 5, 6 जितनी पीनी हो मैं पी सकूं। So there are people with their choices and taste and preferences. Rohan loves to drink coffee. Now होता क्या है, जो कॉफी के दाम हैं वो गिर के हो जाते हैं 8 रुपए। कॉफी के दाम गिरे, हमारी कॉमोडिटी के दाम गिरे, तो as per the law of demand, when the price falls, everything else remains same, यानी चाय के दाम 10 रुपए ही रहेंगे, प्रीमियम कॉफी के दाम 11 रुपए ही रहेंगे, रोहन की इनकम सेम ही रहेगी। इनमें कोई भी चेंज अगर नहीं होता, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होती है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये बढ़नी चाहिए। तो हमारा सवाल इसी पे है, क्यों बढ़नी चाहिए, उसके रीजंस क्या हैं? तो हमने कहा 2 रीजंस हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट। पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जैसे ही ये सामान 10 रुपए का 8 रुपए का होगा, यहां जो राज है वो क्या फील करेगा कि यार मैं 10 रुपए की चाय पी रहा हूं, जबकि 10 रुपए की कॉफी 8 रुपए की हो गई है, कॉफी सस्ती हो गई है, क्यों ना मैं चाय की जगह कॉफी पीने लगूं। अगर राज ऐसा नहीं सोचेगा तो डेफिनेटली कुछ और लोग सोचेंगे, लेकिन मार्केट में देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल हु विल थिंक लेट अस शिफ्ट एंड लेट अस स्विच टू कॉफी। जैसे ही यहां से कुछ लोग स्विच करेंगे, स्विच करते ही ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग स्विच करते हैं और चाय को छोड़ के कॉफी की तरफ आते हैं। ये जो चाय के छोड़ के कॉफी की तरफ आने का प्रोसेस है, इसे हम बुलाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि लोगों ने अपने कॉमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही कॉफी के दाम गिरे, उन्होंने कहा कि अब हमें चाय नहीं पीना, अब हमें कॉफी पीना है। डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। यानी कि एज पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब कुछ सब्स्टिट्यूट्स को कंज्यूम करने वाले हमारे कॉमोडिटी को कंज्यूम करने लगते हैं, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, डिमांड में बढ़त आती है। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन ओनली बी पॉजिटिव, यानी लोग आ ही सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। कोई जाएगा नहीं, रोहन छोड़ के नहीं जाएगा लॉजिकली चाय पीने, क्योंकि उसे कॉफी पसंद है, वो कॉफी पीना चाहेगा, वो चाय की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि चाय 10 रुपए की भी है और मेरी कॉफी 8 रुपए की हो गई, तो मैं वहां क्यों जाऊं। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव।
एक एरिया। दूसरा एरिया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही 10 रुपए की चीज 8 रुपए की हुई, आप रोहन का पर्सपेक्टिव देखो। रोहन पहले से 4 कॉफी पी रहा था जिसके लिए उसे 40 रुपए देने थे। अब उसे 4 कॉफी के लिए 32 रुपीज ही देने होंगे। पहले 40 रुपीज दे रहा था, अब 32 रुपीज देने हैं। एक तरीके से 8 रुपए की सेविंग। जो पैसा खर्च नहीं हुआ एक तरीके से वो कमाया, क्योंकि 40 खर्च होना था लेकिन 32 ही हुआ, यानी 8 बच गए। ये जो 8 बच गए, इस 8 को हम कहते हैं रियल इनकम। द रियल इनकम बच गई। तो रोहन के दिमाग में क्या आ सकता है कि अब मेरे पास 8 रुपए बच गए, 4 कॉफी तो मैं पी ही रहा हूं, क्यों ना एक कॉफी और पीऊं, क्योंकि अब 8 रुपए का हो गया तो मैं 5 पी पाऊंगा। हो सकता है रोहन अपनी क्वांटिटी बढ़ा दे, 1 से उसे बढ़ा दे जितना उसके बजट में फिट बैठ रहा हो। ऐसे जब रियल इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। जो हमने क्या देखा? पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी कि इनकम इफेक्ट की वजह से भी डिमांड बढ़ी। लेकिन आप में से कितनों के मन में आने भी लगा हो गया होगा, और आना भी चाहिए, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दाम गिरने पे उसकी रियल इनकम बढ़ने पे, रोहन की रियल इनकम बढ़ने पे रोहन सोचे अब ये थोड़ी पीऊंगा, अब तो मैं प्रीमियम कॉफी पी सकता हूं, मुझे कॉफी पसंद भी है तो क्यों ना उसका प्रीमियम ब्रांड पिया जाए। आई शुड शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियम कॉफी बिकॉज नाउ प्रोबेबली आई हैव मनी, क्योंकि मुझे 4 कॉफी पीने की आदत थी, 4 पीनी है। अगर मैं यहां पे बढ़ाने की बजाय 2 कर दूं, गिरा दूं, 4 से 2 पे आ जाऊं, तो भी मेरे रुपए कितने खर्च होंगे? 16 रुपए खर्च होंगे। मेरे बच कितने जाएंगे? 24 रुपीज बचेंगे। तो 11 में अगर मैं यहां 2 खरीद भी लूंगा तो भी कितने लगेंगे? 22। यानी कि ऐसा दिमाग में आ सकता है रोहन के कि इस चीज के दाम टूटने पे वो ऐसा सोचे ये तो इंफीरियर है, ये तो सस्ती चीज है, लेट अस परचेज समथिंग प्रीमियम दैट इज सुपीरियर, दैट इज नॉर्मल गुड्स इन आवर केस, और वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव की बजाय क्या हो गया? नेगेटिव। इट इज नेगेटिव, यानी इनकम इफेक्ट माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि उसे रोहन इंफीरियर की तरह ट्रीट करता है या फिर नहीं करता। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वहां हमें सिर्फ फायदा ही दिखाई देगा, एडिशन ही दिखाई देगा, कभी डिलीशन नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का मतलब समझ आ जाता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, दैट इज कॉफी की प्राइस गिरती है, तो हमारे राइवल को कंज्यूम करने वाला हमारी तरफ आ जाता है, चाय पीने वाला कॉफी पीने लगता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, जब हमारे कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो हमें ही कंज्यूम करने वाला, हमारा ही कंज्यूमर हमें और कंज्यूम करने लगता है, या फिर हमें छोड़ के सुपीरियर गुड्स की तरफ चले जाता है, नॉर्मल गुड्स की तरफ चले जाता है, ये कह के कि तुम तो अब इंफीरियर गुड्स हो। यानी इनकम इफेक्ट माइट बी पॉजिटिव और इट माइट बी नेगेटिव ड्यू टू चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हु वाज ऑलरेडी कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट। सो इस बेसिस पे हमारी एक एनालिसिस चार्ट बन सकती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, समझो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर बड़ा नेगेटिव हो सकता है। यानी सिचुएशंस क्या बन सकती है हमारी कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन इन केसेस में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। इन नंबर्स को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं बेटर करने के लिए। समझो यहां पे मैं कर देता हूं +2 +2 +2, ऐसे ही हम तो रैंडम नंबर्स ले रहे हैं कि राज 2 ज्यादा कॉफी पीने लगा, 2 टी को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो या तो उसने 2 बढ़ाया, या तो 2 बढ़ाया, या तो 2 बढ़ाया। हमने 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस बनाए हैं, लेकिन जो रोहन है वो या तो 1 बढ़ाएगा
या फिर एक कम करेगा, या फिर हो सकता है 2-3 कम कर दे, जैसे इस केस में 2 कम किया था, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो हमारे ऐसे 3 केसेस बनते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव हो, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव हो पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने के बावजूद छोटा नेगेटिव हो, और इनकम इफेक्ट बड़ा नेगेटिव हो, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क करता है, क्योंकि +2 +1 +3 डिमांड बढ़ी होगी, जिसमें हम ये कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स का केस है, यानी कि रोहन ने कॉफी को नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट किया क्योंकि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। वहीं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन इनकम इफेक्ट छोटा नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा पॉजिटिव है। तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क कर जाएगा, इट विल वर्क, बिकॉज यहां +2 है और -1 है, तो नेट तो +1 ही हुआ होगा, तो लॉ तो वर्क कर गया, प्राइस गिरने पे डिमांड तो बढ़ गई। लेकिन रोहन ने इन गुड्स को कैसा बना दिया? इंफीरियर गुड्स बना दिया, क्योंकि रोहन ने क्या बोला, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, अब जब ये सामान मुझे 8 रुपए की बचत दे रहा है तो क्यों ना प्रीमियम कॉफी पी जाए, और वो शिफ्ट कर गया। वैसे ही तीसरे केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव है पर इनकम इफेक्ट बड़ा नेगेटिव है। अगर इनकम इफेक्ट बड़ा नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसका मतलब रोहन ने इसे इंफीरियर तो बनाया ही बनाया, वो तो है ही है, इंफीरियर बनाने के साथ साथ इसे गिफिन गुड्स भी बना दिया। गिफिन गुड्स बना दिया मतलब एक्सेप्शन में डाल दिया, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसकी एनालिसिस दी थी तब कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड की हम 2 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, एक गिफिन गुड्स और एक वेबलेन गुड्स। उसमें से हम पहला यहां पर आसानी से देख सकते हैं, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब वो गुड्स, वो स्पेशल इंफीरियर गुड्स जिसकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस गिरने पे डिमांड कम हो जाती है। तो आइडियली तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरेगी, ऑपोजिट होता है। लेकिन गिफिन गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, जैसा यहां हो गया, क्योंकि यहां क्या हुआ, जब किसी चीज के दाम गिरे तो उसे कंज्यूम करने वाले छोड़ छोड़ के चले गए, छोड़ छोड़ के चले जाने की वजह से इनकम इफेक्ट बड़ा नेगेटिव आ गया। कुछ लोग आए भी क्योंकि चीज सस्ती हुई, लेकिन जो आए वो उसे बढ़ा नहीं पाए उतना, यानी कि उसे ऐसा इंफीरियर गुड्स ट्रीट किया गया कि लॉ ही फेल हो गया। अगर लॉ ही फेल हो जाए, ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स को हम बुलाते हैं गिफिन गुड्स। व्हाई डू वी कॉल इट गिफिन गुड्स? देयर इज अ सिंपल हिस्ट्री बिहाइंड इट। गिफिन गुड्स इज नेम्ड बिहाइंड एन इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन of 19th century, who gave this principle that many a times when the prices falls, people or the consumer consuming that product shifts to a better superior product, and thereby on the fall of the price of that commodity the quantity demanded also falls and the law of demand fails, which has been seen a lot many times even in real world। जो ये theory सर रॉबर्ट गिफिन की थी, तब से उसका नाम ही पड़ गया गिफिन गुड्स। तो इससे एक छोटा सा कंक्लूजन भी बनता है, गिफिन गुड्स हमेशा इंफीरियर होते हैं पर इंफीरियर हमेशा गिफिन नहीं होते। ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे, ये जो हमने एनालिसिस चार्ट बनाया वो सिंपली आपसे ऐसे ही पूछेंगे, लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स व्हेन a positive substitution effect is reinforced by a positive income effect. True. Law of demand works when the substitution effect is positive but it is greater than negative income effect. So it works, but it will be known as inferior goods because the income effect is negative. Whereas if the substitution effect is positive but the negative income effect is greater, it outweighs the positive substitution effect, the law of demand fails. Such a case is of inferior goods, but these are special kind of inferior goods which are better known as Giffen goods. इसे हम Giffen goods के नाम से जानते हैं।
ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कवरेज हुआ विथ रिगार्ड टू व्हाट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक्सेप्शंस में एक हमने पढ़ा गिफन गुड्स, एक एक्सेप्शन हम और पढ़ते हैं वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स इज अगेन नेम बिहाइंड अनदर इकोनॉमिस्ट whose name was वेबलिन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कितनी बार कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसके दाम बढ़ने पे लोग उसे और खरीदते हैं या दाम गिरने पे उसे नहीं खरीदते हैं, यानी लॉ वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस सिंबल गुड्स और हाई सोसाइटी वाले जो गुड्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये सारी चीजें जब महंगी होती है तो इसे खरीदने वाले लोग कहते हैं हम तो और खरीदेंगे। क्यों? शायद शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है, दिखावा करना होता है, इसीलिए चीजों के दाम बढ़ने पे लोग और खरीदते हैं। या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो दाम और बढ़ेंगे तो क्यों ना उसका फायदा ऑब्टेन किया जाए, जैसा हमें जनरली स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी देखने मिलता है। तो वेबलिन का ये कहना था कि कई केसेस में हाई स्टेटस सोसाइटी वाले या स्टेटस सिंबल गुड्स में दाम बढ़ने पे लोग खरीदते हैं, दाम गिरने पे नहीं खरीदते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेबलिन गुड्स। सो देयर आर टू एक्सेप्शंस, गिफन एंड वेबलिन, एंड बाय दिस वी क्लोज आवर डिस्कशन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब हमें डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है, जो हमारा एक एरिया बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हमने क्या क्या देखा उसकी फटाफट एक क्विक समरी हो जाए। हमने शुरुआत की थी डिमांड फंक्शन से, ये कह के इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड द अदर फैक्टर्स। तीन ही फैक्टर्स हमने लिए, खुद की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस। ये तीन फैक्टर्स हमने कंसीडर किए, जिसमें हमने कहा जो खुद की प्राइस है वो इनवर्सली रिलेटेड है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा हमने कहा इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसमें हमने कहा इट डिपेंड्स कि नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिवली रिलेटेड, इंफीरियर गुड्स तो इनवर्सली रिलेटेड। तीसरा हमने कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में हमने अगेन दो एरियाज देखे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम बढ़ते हैं तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द रिलेशनशिप इज इनवर्स, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कार की डिमांड कम होती है। ये एरिया कंप्लीट करने के बाद हमने अपना सबसे बड़ा फोकस एरिया पकड़ा, जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ने कहा कि किसी चीज का दाम गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हमने कहा हम ये बात क्यों माने, तो हमने दो इफेक्ट्स देखे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। जब अपने सामान का दाम गिरा तो बगल वाला मेरे पास आ गया। Substitution effect is always positive, it can never be negative. दूसरा, जब अपना दाम गिरा तो हमारा ही जो कंज्यूमर था वो या तो हमें और खरीदने लगा या फिर हमें छोड़ के चला गया। So income effect might be positive, might be negative. Now whether the law of demand will operate or not, it depends upon the fact कि दोनों का क्यूमुलेटिव रिलेशन क्या है। जो दोनों का क्यूमुलेटिव रिलेशन है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का, उससे हमें अपना आंसर मिलता है, एनालिसिस मिलती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, लॉ वर्क करेगा, ये एक नॉर्मल गुड्स का केस है। लेकिन जब भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगी वो इंफीरियर गुड्स होंगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव ही है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है पर छोटा नेगेटिव है, तो लॉ वर्क तो कर गया पर इंफीरियर गुड्स का धब्बा लग गया उस पे। तीसरा केस जहां ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छोटा है, पॉजिटिव छोटा है, पर इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव है वो बड़ा है, लॉ फेल हो गया। इंफीरियर गुड्स तो धब्बा लग ही गया बिकॉज नेगेटिव आया था ये, लेकिन कैसा इंफीरियर है, गिवन गुड्स, दैट इज द लॉ फेल्ड। गिवन गुड्स पढ़ने के बाद हमने कहा एक और एक्सेप्शन है वेबलिन गुड्स, जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं जहां पर भी लॉ वर्क नहीं करता। यानी इन दोनों गुड्स में आपसे अगर बोला जाए कि जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। जबकि रियलिटी में जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, जो वर्क करता है, जहां पर भी ये ओके होता है, वहां स्लोप क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जनरली हमारे जो डिमांड कर्व्स होते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। लेकिन गिवन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स में अगर हम यही बनाएं तो दिस विल बी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि जो यहां रिलेशनशिप होगा
वो पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, जबकि यहां जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिवली रिलेटेड होगा। तो मेजरली तो हम यही देखते हैं, सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में हमें ऐसा क्राइटेरिया दिखाई देता है। तो दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड एंड समराइज्ड एंड रिवाइज्ड डिमांड एनालिसिस का लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओन प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स। टिल देन सी यू। आप सब ये सारी चीजें कॉपी कर लें एंड साथ साथ में जो नोट्स दिए गए हैं उसके साथ साथ इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके क्वेश्चन बैंक में साथ साथ में क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।